नमस्कार दोस्तों, फोकस स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैं आधुनिक भारत के इतिहास में पलासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764 और आंग्ल मैसूर युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा किया, जो टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास था। आज भी बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है। निकट भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक टॉपिक है कि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैत शासन यानी दोहरी सरकार से भी प्रश्न आता है। तो बंगाल में द्वैत शासन क्या है, इसके बारे में आज पूरी तरह से हम चर्चा करेंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन बनता है वो सब आज चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आए तो उसमें मैच कर जाए। बंगाल में द्वैत शासन, पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि द्वैत शासन कहते किसे हैं। तो जब एक क्षेत्र में दो शासकों द्वारा सत्ता का संचालन किया जाए, तो उसे हम द्वैत शासन कहते हैं। तो बंगाल में 1765 से 72 के बीच मैंने दो शासक की बात किया, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, दोनों को मिलाकर जो शासन चला उसे हम कहते हैं द्वैत शासन। जब एक क्षेत्र में दो शासकों द्वारा सत्ता का संचालन किया जाए तो उसे हम द्वैत शासन कहते हैं। द्वैत शासन, एक प्रश्न पीसीएस कमीशन में आया था कि द्वैत शासन का जनक किसे कहते हैं, द्वैत शासन का जनक। तो ये जान लेना जरूरी है, द्वैत शासन का जनक लियोनेल कार्टिस को द्वैत शासन का जनक बोला जाता है। लियोनेल कार्टिस कुछ ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड पर हम लिख रहे हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे, लिख करके कॉपी पर याद कर लेंगे। प्रश्न आता है लियोनेल कार्टिस, द्वैत शासन का जनक लियोनेल कार्टिस। और 1765 से 1772 बंगाल में द्वैत शासन रहा। जिस बंगाल को हमने बंगाल चैप्टर जब 1757 की पलासी युद्ध जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि उस बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। और इतना पैसा, सोना चांदी, इतना संपन्न राष्ट्र था बंगाल, लेकिन ये द्वैत शासन क्लाइव द्वारा जो लगाया गया इससे पूरा बंगाल का तहस नहस बर्बाद कर दिया ये द्वैत शासन। इसीलिए के एम पनिकर जो इतिहासकार हैं उसको डाकुओं का राज्य बताए हैं द्वैत शासन। ये डाकुओं का राज्य कैसे बना द्वैत शासन, उस पर हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और के एम पनिकर, देखिए के एम पनिकर
केम पनिकर ने इसे डाकुओं का राज कहा। 1765 से 72 जो बंगाल में द्वैत शासन था, इसे डाकुओं का राज कहा है। प्रश्न आता है कि डाकुओं का राज किसने कहा है या केम पनिकर ने क्या बोला है, तो दोनों तरफ से घुमा करके जैसे भी प्रश्न आए आप इसको लिख सकते हैं। केम पनिकर ने कहा डाकुओं का राज, किसको? द्वैत शासन को, 1765 से 1772। बंगाल को हमने कहा कि बहुत ही संपन्न राज्य था। पहले मुगल पीरियड में जो आज प्रांत हम लोग बोलते हैं, राज्य बोलते हैं अपने देश में, उस समय सूबा कहा जाता था। जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, तो उस समय ये राज्य है जिसको हम प्रांत बोलते हैं। उस समय मुगल प्रांत में सूबा बोला जाता था और शासन को बैलेंस करने के लिए एक सूबा में 2 पद होता था। एक सूबा में, मुगल पीरियड का मैं अभी 1765 से 72 फोकस कर रहा हूं। 1765 से 72 आप सब ध्यान रखिएगा। 1765 से 72 में एक सूबा, मुगल पीरियड में एक सूबा में 2 पद, एक दीवान और एक सूबेदार। एक दीवान और एक सूबेदार। दीवान का मतलब एक टैक्स कर राजस्व तहसील थे दीवान, उन्हें दीवान बोला गया। सूबेदार ये प्रशासन का काम करते थे। ये दोनों पद से मुगल बादशाह लोग जो राज्य में उस समय जो सूबा बोला जाता, सूबा में सत्ता का बैलेंस रखते थे, संतुलन रखते थे। और ये जो दोनों पद था ये 2 व्यक्ति को दिया जाता था। लेकिन हमारे बंगाल में जैसे भी औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मुगल बादशाह लोग लड़खड़ाने लगता है 1707 के बाद, औरंगजेब के मरने के बाद, तो ये दोनों पद जो है मुर्शिद कुली खां के पास आ जाता है। मुर्शिद कुली खां जो बंगाल को स्वतंत्र बंगाल को किसने किया था? मुर्शिद कुली खां को बोलते हैं, मुर्शिद कुली खां। ये दोनों पद ले लिए, तब से नवाब हो गए। अभी भी किसी कहीं कहीं देख ले कोई आदमी बोल देता है कि नवाब होगा तू, तो कहने का मतलब कि दोनों पद, दीवान और सूबेदार, दोनों पद ले लिए मुर्शिद कुली खां। और बंगाल का स्वतंत्रता भी, अगर बंगाल का स्वतंत्र मुगलों से किसने किया तो मुर्शिद कुली खां ने किया। हालांकि दीवान और सूबेदार में 1765 से 72 में कोई अंग्रेजों ने अंतर नहीं किया, लेकिन कैसे ही द्वैत शासन, डाकुओं का राज्य केम पनिकर हमने बताया कैसे बना, इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इस बंगाल में द्वैत शासन के संबंध में इसमें जो भी प्रश्न आए, आज जो मैं क्लास इस पर जो कर रहा हूं, इसका एनालिसिस कर रहा हूं, इससे सब जैसे भी घुमा के प्रश्न आवे, इससे आपको प्रश्न मैच कर जाएगा, आंसर लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे प्री हो या मेंस हो, चाहे वनडे एग्जाम हो। तो 1757 पलासी के युद्ध, बंगाल में पलासी के युद्ध से 1757 से अंग्रेजों की एंट्री होती है पॉलिटिकल रूप में बंगाल में, और 1764 में बक्सर युद्ध होता है। तो 1764 में हमने लिखा है यहाँ 65 से 72। देखिए कहानी का पृष्ठभूमि क्या है, बंगाल में द्वैत शासन का क्या पृष्ठभूमि है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, तो पलासी युद्ध से तो अंग्रेजों को मिल गया, पॉलिटिकल यहाँ जीत मिल जाती है राजनीतिक रूप से, लेकिन वो सुदृढ़ नहीं कर पाते हैं। माने उसका चाबी जो होता है, राजनीतिक रूप से जरूर सफलता मिली लेकिन मुहर नहीं लगा है। आई बक्सर का युद्ध से उनको मुहर लग गया। क्यों? कि मीर कासिम एक तरफ से थे
देखिए मीर कासिम, शुजा-उद-दौला जो अवध के नवाब थे, शुजा-उद-दौला और शाह आलम सेकेंड, ये मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड, और दूसरी तरफ से अंग्रेज के हेक्टर मुनरो, ये आपको रिवीजन में हो जाएगा। और 1765 के पहले द्वैत शासन का क्या कहानी है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, ये भाग करके शुजा-उद-दौला के पास गया। शाह आलम भी से चर्चा हुआ, माना तीनों मिलकर एक साथ थे। और हेक्टर मुनरो अंग्रेज के तरफ से, और बक्सर में अंग्रेजों की जीत हो जाती है। तो यहाँ तो इसको पॉलिटिकल रूप में पूरा, हमने पहले भी कहा था कि भारत में एंट्री किया था लोग राजनीतिक रूप से, व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक में भारत में कब एंट्री हुआ, तो 1757 पलासी युद्ध से, और यहाँ तो मोहर लग गया। क्यों? क्योंकि ये शाह आलम सेकंड जो थे, भले ही प्रैक्टिकल रूप में इनका पावर कम था, लेकिन सैद्धांतिक रूप से अभी भी भारत के बादशाह थे। और शुजा-उद-दौला अवध के नवाब, मीर कासिम बंगाल के नवाब, ये तीनों मिलकर लड़े थे लोग बक्सर का युद्ध में। और अक्सर ऐसा है कि जब युद्ध होता है तो उसके बाद संधि होती है। अब देखिए संधि होता है, इलाहाबाद की संधि, इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। 1765 इलाहाबाद की संधि। सबसे पहले क्रोनोलॉजी के मुताबिक सबसे पहले संधि शाह आलम सेकंड के साथ होता है। शाह आलम सेकंड, अंग्रेजों का संधि जो होता है शाह आलम सेकंड। इसके बाद शुजा-उद-दौला अवध के नवाब, शुजा-उद-दौला इसके बाद बंगाल संधि ऐसे दो आदमी के साथ होते हैं, लेकिन बंगाल से क्या इसका संबंध है हम बताएंगे। शाह आलम सेकंड और शुजा-उद-दौला, अब सबसे पहले शाह आलम सेकंड से। शाह आलम सेकंड, अंग्रेजों ने बोला कि आपसे तो मेरा लड़ाई झगड़ा नहीं था, फिर आप क्यों बक्सर के युद्ध में शामिल हो गए। इन्होंने कहा कि शाह आलम सेकंड की हम तो नहीं चाहते थे, लेकिन ये लोग मिल करके मीर कासिम और शुजा-उद-दौला हमको भड़का दिया, हम युद्ध में शामिल हो गए। अच्छा ठीक है, चलिए अब हम लोग संधि करते हैं। तो इनको शुजा-उद-दौला का दो क्षेत्र, इनका जो क्षेत्र था इलाहाबाद और कड़ा, ध्यान रखिए ये दो क्षेत्र बहुत उपजाऊ क्षेत्र था। शाह आलम को इस शुजा-उद-दौला से इलाहाबाद और कड़ा लेकर के यहाँ दे दिया, किसको? अंग्रेज शाह आलम सेकंड को। क्यों दिया? इलाहाबाद और कड़ा जो है शुजा-उद-दौला से ले लिया अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो शुजा-उद-दौला से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र ले लिया और शाह आलम को दे दिया। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या, कितना चालाक और कितना शातिर थे अंग्रेज लोग कि जैसे कहीं घर में कोई गेस्ट रिश्तेदार लोग आते हैं तो अगर कुछ पैसा देते हैं तो
जिस घर में आए वो घर वाला आदमी बोल दिया कि नहीं से हमको मत दीजिए, मेरा बच्चा को दे दीजिए। तो बच्चा, यही हाल है यहाँ, यही होता है। इसको समझिए, पूरा इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ये अंग्रेज का क्या यहाँ क्या मंशा था। तो कहा ठीक है, बच्चा को हम दे देते हैं। तो बच्चा को देने पर ही बताया कि बच्चा जो 2 साल का बच्चा है या 3 साल का, वो पैसा क्या करेगा। तो फिर आदमी तो वही फिर ले लेता है उससे। बच्चा को दिलवा दिया, रिश्तेदार से बच्चा को दिलवा दिया, बच्चा से फिर आदमी ले लिया। यही अंग्रेजों का यहाँ मंशा था। शुजा-उद-दौला के क्षेत्र जो है शाह आलम को दे दिया। अब शाह आलम क्या करेंगे भाई, चूंकि इनको 26 लाख रुपया दिया सब अंग्रेज, 26 लाख रुपया वार्षिक, 26 लाख रुपया वार्षिक दिया और इनको पेंशनर बना दिया कि आप खाइए पीजिए, अपना पेंशन लीजिए। 26 लाख रुपया वार्षिक दे दिया शाह आलम सेकंड को और इनको पेंशनर बना दिया। पहला पेंशनर भारत में मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड अंग्रेजों का पहला पेंशनर बने। ये प्रश्न आता है कि भारत में वो कौन मुगल बादशाह थे जो अंग्रेजों का पहला पेंशनर बने। थे शाह आलम सेकंड। 26 लाख रुपया दे दिया पेंशन, आप पड़े रहिए, खाइए पीजिए। तो और जब 26 लाख रुपया दे दिया तो इलाहाबाद और कड़ा, जिनको पैसा दे दिया, तो इलाहाबाद कड़ा का यूज तो अंग्रेज लोग करेगा। कितना चालाक लोग था, कितना शातिर लोग था। ये अवध का नवाब से ले लिया, इनको दे दिया, इनडायरेक्ट रूप से अब यहाँ का यूज करेगा। और एक चूंकि अब डायरेक्ट कनेक्शन है 1765 से, और शाह आलम से कहता है कि ऐसा है बादशाह जी, आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी हमको दे दीजिए। शाह आलम से ले लिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी। मीर कासिम का हमने कहा था कि बक्सर के युद्ध में 3 आदमी थे। मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड। मीर कासिम तो अपना रास्ता नाप लिया, देखा कि हम जहां पकड़ाएंगे अंग्रेज बड़ी मार मारेगा सब, वो भाग गया मीर कासिम। शाह आलम सेकंड को हमने कहा कि इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र दे दिया, और दूसरे तरफ 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दे दिया। तब तो अंग्रेजों के अधीन हो गए, अंग्रेजों के पेंशन पैसे हैं। तो इलाहाबाद कड़ा तो यही नहीं यूज करेगा साहब। देखिए दीवानी भी ले लिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी ले लिया। हमने कहा कि प्रैक्टिकल रूप में भले ही मजबूती नहीं है मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड का, लेकिन सैद्धांतिक रूप से सिद्धांत में अभी भी भारत का मुगल बादशाह है। और ये जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी, यानी टैक्स तसीलने वाला, राजस्व तसीलने वाला, इनसे परमिशन ले लिया, अप्रूव करा लिया, को पेपर पर लिखवा लिया, और लेकर के अपना घूम रहा है। इसको डर था अंग्रेजों को कि अगर शाह आलम सेकंड से ये दीवानी का अधिकार अगर नहीं लेंगे हम लोग मुगल बादशाह से, और जितना भारतीय रियासत के राजा लोग हैं बोलेंगे तो बंगाल में कैसे तसीलने लगा भाई, टैक्स कैसे तसील रहा, राजस्व कैसे तसील रहा तुम लोग। तो इस डर से वो लोग ले लिया शाह आलम के। देखिए शाह आलम ने हम लोग को दिया है, मुगल बादशाह पेपर दिया है। जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता है तब तक आदमी मैट्रिक पास उसको नहीं बोला जाता है ना, उसी तरह ही ले लिया। अब तब इन लोग का परमिशन हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, अपना तसीलो दीवानी, टैक्स राजस्व तसीलने के लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए ये लोग परमिशन ले लिया शाह आलम सेकंड से। अब हम बात करते हैं शुजा-उद-दौला का। इसके पास आया अंग्रेज, कहा भाई तुम क्या शामिल हो गया, तो झगड़ा मीर कासिम से था, क्यों शामिल हुआ तुम आते में। तो नहीं माई बाप हमने शामिल नहीं हुए, मीर कासिम आया हमसे, हमको शामिल करवा दिया। अब इसके साथ क्या करता है लोग, अंग्रेज लोग, इसको फ्रेंड कम डिपेंडेंट बना दिया। फ्रेंड कम डिपेंडेंट। फ्रेंड कम डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि अवध को
दोस्त भी बना लिया और अपने ऊपर निर्भर भी कर दिया कि हम ही लोग पर निर्भर रहेगा ही, इसको इधर उधर छटपटाएगा तो हम लोग से दूर नहीं जाएगा। कैसे फ्रेंड कैसे बनाया? बफर स्टेट बना दिया इसको, बफर स्टेट। अगर प्रश्न आता है कि शुरुआत में अंग्रेजों का उस समय बफर स्टेट कौन था, तो यही अवध था। अवध जो था वो बफर स्टेट। क्यों बफर स्टेट काहे बना? कि इधर मराठा थे, जैसे देखिए यहां बंगाल हो गया, इधर मराठा लोग था, हमने कहा था यहां मराठा, इधर से अफगान लोग आता था। अफगान में वो अफगानी था ना, वो अहमद शाह अब्दाली। इधर मराठा से डर था, इधर ये अवध, इधर मराठा, इधर अफगानी। तो सोचा कि न्यूज समाचार या बीच में रहता, दो शक्तिशाली राज्यों के बीच जो स्टेट होता है उसको बफर स्टेट बोलते हैं। तो इधर मराठा से भी लोग को डर था, इधर अफगानी से भी डर था कि दोनों कहीं, चूंकि मराठा लोग लूटमार माने आक्रमण करते थे उस समय, पूरा अखिल भारतीय साम्राज्य पर चल रहा था उनका थे, जब भी अटैक करते थे तो अखिल भारतीय साम्राज्य स्तर पर मुगल बादशाह के खंडावर पर सबसे ज़्यादा उस समय क्षेत्र मराठे साम्राज्य के पास था। तो मराठा से डर तो था, तो मराठा और अफगानी से डर के मारे ये बफर स्टेट इसको दोस्ती कर लिया अवध से। तो बफर स्टेट बना लिया, बफर स्टेट हो गया अवध। अब अवध के साथ क्या कहता है कि आपके अब अवध में जो है, चूंकि आप हार गए हैं, तो सुजाउद्दौला बोला कि भाई जो कहिए हम मानने के लिए तैयार हैं। तो मानने के लिए कौन चीज? आपके राज्य में हम लोग टैक्स फ्री अब व्यापार करेंगे, माने कोई अथी नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। तो जैसे बंगाल में दस्तक मिला हुआ था, दस्तक लेके अंग्रेज लोग अपना बिना टैक्स का, बिना चुंगी दिए हुए व्यापार करता था, उसी तरह अवध में ले लिया। और एगो अवध को बोला कि आपने तो मीर कासिम से झगड़ा था, आप मतलब बिना मतलब का कूद गए झगड़ा में, तो चलिए आपके क्षेत्र में मेरा सेना रहेगा। देखिए क्या अजीब अवध के नवाब सुजाउद्दौला से अंग्रेजों ने कहा कि आपके अवध में हमारी सेना रहेगी और खर्चा खिलाना आपको पड़ेगा, आपका सुरक्षा करेगा। इस सुरक्षा के लिए अंग्रेज अवध में नहीं रखा। रखने का उद्देश्य था, जैसे अभी कैमरे की नज़र में कैमरा लगा देता आदमी, उस तरह अपना कैमरा लगा दिया अवध में कि अवध में ज़्यादा फड़फड़ाएंगे, उल्टा सीधा करेंगे तो सब न्यूज देगा हमको। अपना सेना रख दिया, सेना अंग्रेजों का हाय अवध में, खर्चा देगा अवध। तो इस तरह से अवध के नवाब के साथ संधि किया। बंगाल में 53 लाख रुपया दे करके, और बंगाल के नजमुद्दौला, मीर जाफर के बेटा नजमुद्दौला से निजामत ले लिया। निजामत बंगाल में 53 लाख रुपया दिया और कहा कि अंग्रेज लोग कि अब निजामत जो है दे दीजिए आप। तो बंगाल के नवाब मीर जाफर का बेटा को बनाया था ये लोग, भी तो डरा हुआ था नजमुद्दौला। देखिए नजमुद्दौला बना तो दिया ये लोग, लेकिन इसको तो मालूम था कि लोग मेरे पापा और मीर कासिम, माने दोनों मीर जाफर और मीर कासिम को क्या हंसने किया अंग्रेज, तो सब पता था, ये डरा हुआ था। फिर भी अंग्रेजों के तुम बैठो नवाब बनो, हम लोग देखते हैं सब ठीक होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको तो बाला फुसला के बैठा दिया, ये भी डरा हुआ था। नजमुद्दौला से निजामत का अधिकार ले लिया। नजमुद्दौला से निजामत का अधिकार लिया, इसको 53 लाख रुपया दे दिया। सब 53 लाख, बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपया दिया और निजामत का अधिकार ले लिया।
तो हमको ये जानना है कि अब इलाहाबाद की संधि से ही और यहीं से द्वैध शासन, दीवानी का अधिकार लिया और द्वैध शासन की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने यहीं से कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन किसने लगाया था बंगाल में? रॉबर्ट क्लाइव। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये अपने अधिकार में दीवानी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का पैसा तहसीलने का राजस्व ले लिया और बंगाल के नवाब को क्या दे दिया? मेन प्रशासन का भार अपने ले लिया। निजामत जो दिया वो कहने भर के लिए था, प्रतीक, सिंबल। देखिए ये हुआ बंगाल के नवाब, इसके पास क्या अधिकार रहा बंगाल में द्वैध शासन के अंतर्गत? आंतरिक सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, जिसको हम लोग बोलते हैं अभी आज के वर्तमान समय में लॉ एंड ऑर्डर, आंतरिक सुरक्षा। इसके बाद फौजदारी मामला, लड़ाई झगड़ा वाला जो भी है, पुलिस, ये नवाब के पास रहेगा। और पैसा किसके पास रहेगा? देखिए अंग्रेजों के पास क्या रहेगा? दीवानी, मेन प्रशासन और दीवानी न्याय। अधिकार, देखिए मेन रूप से अधिकार इनके पास आ गया, अधिकार अंग्रेजों के पास और उत्तरदायित्व बंगाल के नवाब के पास। उत्तरदायित्व, कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो बंगाल के नवाब देखेंगे, अगर उसमें खर्चा लग रहा है तो पैसा अंग्रेजों के पास है, क्या करेंगे वो? पैसा तो उनके पास है नहीं, पैसा तो उनको एक मुश्त दे दिया है ये लोग। बीच बीच में रोड बनवाना है, पुल बनवाना है, कहीं जनता के काम के लिए मेला लगवाना है, तो ये सभी बंगाल के नवाब करेंगे। उत्तरदायित्व तो इनके पास है, बंगाल के नवाब ये सब काम करेंगे। और सारा मेन प्रशासन और दीवानी, पैसा, जितना पैसा बंगाल से टैक्स के रूप में आ रहा है सब अंग्रेज लोग तहसील लेंगे, इनके पास पैसे नहीं। उत्तरदायित्व इन पर। बंगाल के जनता सब जान रही कि हमारा नवाब ये हैं, इनके पास जाता था लोग कि ये करना है वो करना है, तो इनके पास पैसे नहीं तो कहाँ से करेंगे? ये अंग्रेजों का सातिराना दिमाग देखिए यहाँ काम कर रहा है। दीवानी ले लिया, दीवानी जस्टिस जो न्यायालय के न्याय काम ले लिया, अधिकार अपने क्षेत्र में और उत्तरदायित्व नवाब के पास है। अब यहीं से द्वैध शासन का जड़ मेन यही है। जिसके पास पैसा नहीं वो क्या करेगा? पैसा तो इस सब काम में पैसा लगेगा। कहीं कोई आम पब्लिक, आम जनता के लिए कोई काम हो तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। ये लोग एक मुश्त पैसा दे के अपना पल्ला झाड़ लिया, कोई मतलब नहीं। माने व्यापारी कंपनी, व्यापार, कोई भारत के यानी बंगाल के जनता से कोई लेना देना नहीं, अपना बस पैसा तसीलो बस। इसीलिए मैंने कहा था कि केम पनकर ने कहा कि जो द्वैध शासन है बंगाल में लगा वो डाकुओं का राज्य है। यही कारण है, इसका आंसर मिल गया। और एक बहुत बड़ी बात, सातिराना दिमाग इन लोगों का ये काम कर रहा था कि भारत की जनता ये समझे नहीं कि बंगाल जीत करके अंग्रेज सब अपने ले लिया, सब मिला लिया। देखो, दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारा नवाब तो है ही है, हम लोग राजस्व लिए, नवाब तो है, ज्यों के त्यों है, नवाब है, लेकिन सारा उसको खून खींच कर ये लोग रख लेता था अपने पास। यानी पैसा ले लिया तो खूने ने काम, सिरिंज से तो खून खींच लिया सब, पैसा तो है उसके पास नहीं, पैसा तो सारा अंग्रेज लोग ले लिया है। ये सब 1765 से 72 जो द्वैध शासन था, ये मेन थीम ये हो गया। अब हम आते हैं कि आखिर जरूरत क्या पड़ी
रॉबर्ट क्लाइव को द्वैत शासन लगाने की क्यों, क्या जरूरत पड़ी? ऐसी क्या बात थी कि रॉबर्ट क्लाइव यहाँ, ऐसे तो रॉबर्ट क्लाइव बहुत यहाँ बंगाल के और भारत के साथ नाइंसाफी किया, मानवता के साथ नाइंसाफी किया, इतना नाइंसाफी किया कि पूरे जब तक अंग्रेज रहे तब तक कि 1765 और 72 के बीच का जो शासन है, इतना शोषण कभी नहीं हुआ जितना शोषण 1765 और 72 के बीच बंगाल में हुआ। इसीलिए इतिहासकार ने कहा केम्पनकर ने कि ये डाकुओं का राज्य है। क्यों? अब रही बात के बंगाल में द्वैत शासन क्यों लागू हुआ, क्यों लागू करना पड़ा, क्या ऐसी जरूरत थी? तो पहला देखिए, विद्रोह का भय, विद्रोह का भय, विद्रोह का भय। इन लोगों को डर था कि कहीं यहां, चूंकि संख्या में कम था अंग्रेज लोग, उतना तो था नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी तो उतना तो इन लोगों का संख्या नहीं था, हम भारतीयों की संख्या बहुत था, तो डर रहा था कहीं अगर द्वैत शासन नहीं लगाते हैं, पूरा बंगाल को अपने कब्जे में कर लेते हैं तो यहाँ विद्रोह हो जाएगा, तो फिर हम लोग को सब भगा देगा, विद्रोह का भय। दूसरा, उत्तरदायित्व से मुक्ति, उत्तरदायित्व से मुक्ति, उत्तरदायित्व से मुक्ति। ये सब व्यापारी न था, उत्तरदायित्व लेकर कि अगर बंगाल को, नवाब को हम लोग दे देंगे चलाने के लिए तो वो अपना जनता काम देखेगा, हम लोग पैसा लेके अपना इंग्लैंड भेजते रहेंगे। माने उत्तरदायित्व हम लोग पर कुछ नहीं रहे, खाली पैसा तो चलो अंग्रेज भेजो। फिर वही ईस्ट इंडिया कंपनी वाला व्यापारी वाला काम, यहाँ टोटल दिमाग उत्तरदायित्व से मुक्ति, माने कोई उत्तरदायित्व नहीं रखेंगे। रोड बनेगा नहीं बनेगा, जनता काम होगा नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं, हम लोग को पैसा दो, टैक्स तसीलो और अपना इंग्लैंड भेजो। तो उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल गया। विद्रोह, तो जनता यहाँ पर क्या है कि बंगाल की जनता तो नवाब को दोष देगी कि आपने कुछ काम नहीं किया, काम नहीं करते हैं आप। इनडायरेक्ट रूप में तो पैसा आता, अपना अंग्रेज लेकर भाग जाता था, अपना इंग्लैंड चला जाता था, इंग्लैंड भेज देता था। उत्तरदायित्व से मुक्ति मिल गया। तीसरा एक कारण था द्वैत शासन लगाने का कि बोर्ड का निर्णय, बोर्ड माने जो बोर्ड का निर्णय, अंग्रेजों का जो डायरेक्टर्स लोग था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो लंदन में था, जो कंपनी के जो हेड लोग था, उन लोग का निर्णय कि बंगाल को तुम लोग पूरी तरह से अपने कब्जे में तो मत लेना, बंगाल का शासन, चूंकि शैशवा अवस्था में था ना, शैशवा अवस्था मतलब तुरंत पलासी हुआ, युद्ध तुरंत बक्सर हुआ, इन्फेंट बने शैशव, तो बच्चा, यानी शासन जो है अंग्रेजों का उस शैशवा अवस्था में है, तो उस समय ज़्यादा खतरा था विद्रोह का। तो बोर्ड का निर्णय भी था कि द्वैत शासन लगाने का, तो द्वैत शासन क्लाइव लगाया। चौथा है लालच। लालच भी था कि अगर हम लोग दोनों ले लेते हैं, दीवानी ले लिए, शासन का भार भी ले लेंगे, तो पैसा तो बचेगा नहीं। तो पैसा बचाने के लालच में इन लोगों ने उत्तरदायित्व वाला काम नहीं लिया। पांचवा है प्रशासनिक अनुभव की कमी। प्रशासनिक अनुभव की कमी। प्रशासनिक अनुभव इन लोग के पास था नहीं, चूंकि ये लोग बंगाल में या भारत में सिर्फ व्यापार करता था। भारत का व्यापार कैसे होता है, भारत का में शासन कैसे चलाया जाता है, क्या उसका मतलब कर्मचारी कैसे
यहाँ काम करते हैं तो इन लोग के पास ट्रेंड कर्मचारी भी नहीं था, यहाँ प्रशिक्षित लोग नहीं थे, तो प्रशासनिक अनुभव की कमी और भाषा का भी प्रॉब्लम था। भाषा का भी जो इंग्लैंड इंग्लिश लोग जानता है, यहाँ भाषा अलग अलग, कहीं मलयालम है, कहीं उर्दू है, कहीं बंगला है, कहीं हिंदी है, कहीं तेलुगु है, इसका भी प्रॉब्लम था। तो ये प्रशासनिक अनुभव की कमी, और एक सबसे बड़ा ये भी कमी था, ये भी बात थी कि जो अंग्रेज सरकार जो है, ये तो कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी है, तो इन लोगों को डर था कि कहीं पूरे राज्य पर हम लोग सैनिक रखने लगेंगे या ले लेंगे, तो महारानी को या वहाँ अंग्रेज के जो सरकार है उसको ये बात पता चले या ये जानकारी हो जाए, तो मतलब कि उसको डर हो जाए कहीं ये लोग इस सैनिक को निकल कर कहीं हमरे पर हमला न कर दे, तख्ता पलट वाली बात, उसका भी लोगों का डर था। तो इसलिए ये जो है बंगाल में द्वैध शासन लगा। ये बंगाल में द्वैध शासन क्यों लगा, इसका ये पक्ष में माने लगा, क्यों लगा इसके पक्ष में तर्क है, ये आपको परीक्षा में लिखने में काम आ जाएगा। दूसरा, कितना सातिराना दिमाग से अंग्रेज काम कर रहा था लोग। उन लोग का ये था कि बंगाल की जनता ये समझे कि हमारा नवाब तो है ये है, और हमने नवाब को गद्दी से हटाया भी नहीं है, और पैसा भी ले जा रहा है लोग इंग्लैंड, काम भी लोग का हो जा रहा है, और जनता भी जो विद्रोह करने का भय था कि पूरे भारत विद्रोह न कर दे, वो भी लोग का काम निकल जा रहा है। भारत के लोगों को भी ये था कि हमारा बंगाल का नवाब तो है ये है। तो ये बंगाल में द्वैध सर लगाने का परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि अराजकता फैल गया। अराजकता का मतलब ये हुआ, पैसा अंग्रेजों के पास, काम उत्तरदायित्व बंगाल के नवाब के पास, तो कहीं झगड़ा हो गया, कहीं लड़ाई, कहीं प्रॉब्लम दिक्कत आ गया, तो उसको निपटाने के लिए, उससे समस्या को समाधान करने के लिए पैसा चाहिए। सैनिक बढ़ाओ, पुलिस बढ़ाओ, पैसा इनके पास है नहीं, और जब पैसा नहीं है, सैनिक नहीं बढ़ा सकते, पुलिस नहीं बढ़ा सकते हैं, तो नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, तो चोर डाकू तो होगा ही। तो चोर डाकू हो गया तो अस्त व्यस्त अफरा तफरी मचेगा, जनता को हानि पहुंचेगा, ये अराजकता हो गया। बंगाल में द्वैध शासन से अराजकता फैल गया बंगाल में। फिर दस्तक का दुरुपयोग, कर्मचारी लोग दस्तक का दुरुपयोग करने लगे, और इसे आम जो बंगाल के आप व्यापारी जो थे, जो क्षेत्रीय व्यापारी थे, उनको ज़्यादा सामान पर जो बेचना पड़ता था, तो उनको कष्ट यानी काफ़ी परेशानी होने लगी, तो दस्तक का दुरुपयोग हो गया। दूसरा, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, द्वैध शासन से भ्रष्टाचार फैला। कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी होते थे, ये तो कंपनी का व्यापार तो करबे करते थे दस्तक से, जो दस्तक मिला था फ्री टैक्स व्यापार करने का, उसे तो करते थे, लेकिन अपना पर्सनल भी व्यापार करते थे। और रॉबर्ट क्लाइव जो थे, पर्सनल जो ये लोग व्यापार करते थे, वो पर्सनल व्यापार पर रोक लगा दिया, बंद कर दिया था। तो ये सब खोज रहा था। और जिसको घूस लेने का आदत पड़ जाए, रिश्वत लेने का आदत पड़ जाए, अगर उसको रिश्वत बंद कर दिया जाए, तो अगल बगल खोजेगा कि कौन उपाय है, कहीं दूसरे तीसरे जगह से हाथ लगाओ भाई। तो ये क्लाइव तो यहाँ बंद कर दिया अपने कंपनी के कर्मचारियों को, तो ये कंपनी में अपना उपाय लगाने लगा कि जो कंपनी का व्यापार था उसमें कैसे हम लोग अपना अलग से पैसा बचावे, अतिरिक्त से पैसा बचावे। तो यहाँ भ्रष्टाचार भी फैल गया। इसके बाद सबसे बड़ा नुकसान कृषि में भी हुआ। कृषि, एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर में कृषि कृषि ये लोग इतना लगान तहसीलता था, इतना लगान तहसीलता सा, बोली बोली लगता था। जैसे कि कोई देता था, कोई 5,000 बोला, दूसरा 6,000 बोल दिया, तो क्या कितना उपज होगा, कितना उसमें टैक्स देना है। तो ये 5,000 लोग ना देकर लोग 6,000 पर दे देता था। तो आम जनता को, काफ़ी किसानों को बहुत इसे दर्दनाक स्थिति से गुजरना पड़ा। बोली लगने से जो खेती का काम हो रहा था, मन चल किसान का, वो बोली लगने से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ जाता था, ज़्यादा राजस्व उसमें देना पड़ता था। बोली लगने से बच में नहीं करता था। कहाँ से ये लोग काम करे, मतलब अपना बाल बच्चा, अपना खर्च भी चलाना था, टैक्स भी देना था। टैक्स बेरहमी से तहसीलता था। टैक्स बेरहमी से एक और टैक्स बेरहमी से तहसीलता था, अब बोली लगता था। तो कृषि तो है। इसके बाद किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई। तो अकाल पड़ गया 1770 में। 1770 में अकाल पड़ गया, भयंकर अकाल पड़ा। एक तिहाई लोग बंगाल के भूखे मर गए, या तो पलायन कर गए या भूखे मर गए। 1770 में भयंकर अकाल पड़ा बंगाल में। कृषि किसानों की दयनीय स्थिति से, खाने के पास पैसा नहीं है, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन टैक्स देना पड़ता था। अकाल पड़ा तब पर भी नहीं छोड़ा। इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि डाकुओं का राज्य है। मानवता नाम का कोई चीज़ नहीं है, कोई दया दृष्टि नहीं है। अकाल पड़ा, फिर भी अकाल में दैविक प्रकोप आया, इसके बावजूद भी टैक्स लेना ये लोग जारी रखा। इतना दर्दनाक स्थिति से बंगाल के किसानों को झेलना पड़ा। इसके बाद उद्योग को तो उद्योग में इतना डिस्टर्ब किया ये लोग कि जैसे आपको जानकारी है कि ढाका का मलमल इतना प्रसिद्ध, विश्व फेमस, पूरे वर्ल्ड में उसका नाम से लोग जानते थे, ढाका का मलमल। तो चूंकि उस समय, वर्तमान में, उस समय तत्कालीन समय में 1765-72 के टाइम में, देखिए उस समय का आज का जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड, आज का झारखंड। तो ये जो 5 क्षेत्र हैं, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सब बंगाल में थे। टोटल ही बंगाल में थे। 1765 में सब मिला करके बंगाल बोला जाता था। यहीं का ढाका का मलमल, ये यूरोपियन जो थे बड़ी खुरदरा बोड़ा टाइप के कपड़ा पहनता था। इतना इस सबको नसीब कहाँ था मलमल का, लेकिन ये बर्बाद कर दिया उद्योग को। रेशम का धागा, बोला कि रेशम का धागा बनाइए, आप उससे वस्त्र मत बनाइए। इतना कहर ढाया कि जुलाहे लोग अपना अंगूठा तक काट लिया सब। इतना कहर, इतना बदमाशी किया था अंग्रेज सब वहाँ। जुलाहे लोग अंगूठा तक काट लिया था वहाँ कि न रहेगा ना, हम अथी बनाएंगे, रेशम का धागा लपेटेंगे, न मेरा अंगूठा रहेगा ना रेशम का धागा। जबरदस्ती करवाता था सब कि तुम लोग कपड़ा मत बनाओ, रेशम का धागा हमारे पास भेजो इंग्लैंड में, हम मशीन में बना के भेजेंगे। यहाँ तो उद्योगों को चौपट कर दिया, एकदम नाश कर दिया सब भारत में। तो इस तरह से कृषि और उद्योग को बर्बाद कर दिया, मतलब इस द्वैत शासन से। और दस्तक हमने बताया, लेकिन ये कितना सातिराना दिमाग था इन लोगों का कि बंगाल में नवाब को तो लोग बैठाया और हिम्मत नहीं था कि अपना ये लोग टैक्स तसीले। वो टैक्स तसीलने के लिए क्या किया? टैक्स तसीलने के लिए देखिए, भारत के हमारे ही बंगाल यहीं के लोगों को लगा दिया। ये लोग बर्बरता से टैक्स तसीलता था, अपने नहीं तसीलता था। सोचेगा
अगर गुस्सा भी होगा तो इसी लोग पर होगा, लोग स्वाभाविक बात है। वो क्या क्या लगाया था देखिए, बंगाल में टैक्स तसीलने के लिए नायब सूबेदार किसको बनाया? नायब सूबेदार किसको बनाया बंगाल में? बंगाल में मोहम्मद रजा खान, मोहम्मद रजा खान। और बिहार में राजा सिताब राय, कितना चालाकी से ये लोग टैक्स तसीलने के लिए लोग रख दिया। बंगाल में मोहम्मद रजा खान, बिहार में राजा सिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ। ये प्रश्न आता है, राय दुर्लभ। ये लोग टैक्स तसीलता था। बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में राजा सिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ, ये लोग टैक्स तसीलता था। लगाने के पीछे इन लोग का मकसद था अंग्रेजों का, चूंकि भारतीय और लोकल लोग थे, क्षेत्रीय लोग थे, तो ये लोग टैक्स तसीलेंगे तो हम लोगों पर जितना असंतोष और खफा या अत्याचारी नहीं समझेगा। मतलब कि लोग यहाँ का जनता अगर कुछ गलत बोलेगा या दोषारोपण लगाएगा तो इन्हीं लोगों पर लगाएगा। तो दोषारोपण से भी बच गया अंग्रेज सब। कितना सातिराना दिमाग लगाया था, इन लोगों को लगा दिया था टैक्स तसीलने के लिए। इस तरह से बंगाल में द्वैत शासन एक शोषण का जरिया बना और इसके कारण क्लाइव को बाद में बहुत झेलना पड़ा कि जो भी ये 1765 से 72 का जो भारत में जो बंगाल में द्वैत शासन का पीरियड रहा, उस सबसे खराब, दुनिया का सबसे खराब पीरियड रहा। माने शोषण और अत्याचार का शासन रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे ज़्यादा बंगाल में। तो जो भी इसमें प्रश्न आने की संभावना है या जो प्रश्न बनता उसका मैंने चर्चा किया। इसलिए आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इस फोकस स्टडी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अगला वीडियो सब एग्जाम ओरिएंटेड हो आए और सब टोटल वीडियो जो भी इस चैनल पर आएगा वो सब एग्जाम के दृष्टिकोण से पूरी तरह से इसमें सब कुछ रहेगा। कंसेप्ट भी रहेगा, फैक्ट्स भी रहेगा। माने जो एग्जाम में आने की पूरी तरफ से, चाहे भारत का कोई भी एग्जाम हो, जो क्वेश्चन आने की संभावना है उस सब इस एग्जाम में रहे। किसी तरह से क्वेश्चन आए इसे आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक, आज का क्लास इतना ही, फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।